Good morning and Jai Hind student. Welcome to Sanvi Mr. Sultanpur online classes. We will be starting NCERT class 12 chapter 4 India's external relation. In this video we discuss about international context or relation. आज हम पढ़ेंगे इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन. इंडिया के जो बाहर के जो रिश्ते थे वो कैसे थे, फॉरेन पॉलिसी क्या थी. नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट और रिलेशन. In post-independence period, India faced many challenges to make a strong foreign policy. After independence, जैसे हम पढ़ चुके हैं, इंडिया के आगे 3 मेन चैलेंज थे: डेमोक्रेसी, यूनिटी एंड डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के लिए इंडिया को रैपिड डेवलपमेंट चाहिए था, बिकॉज हमारी जो इंडिया थी बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी उस टाइम में. तो इसके लिए जो उसकी फॉरेन पॉलिसी थी उसका स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी था. India shaped its foreign relation with an aim to respect the sovereignty to all other nations and achieve security through the maintenance of peace. अब जो इंडिया के जो फॉरेन रिलेशन थे उसको इस तरह बनाना था कि जो हमारी सॉवरेनिटी थी, जो हमारी इंडिपेंडेंस से जो इतनी मुश्किल से मिली थी, हम उसको बनाए रखें और कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी को भी मेंटेन रखें, हमें शांति और पीस बनाए रखें. इन पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार पीरियड, world politics led to the division of countries of the world into 2 clear camps, one under the United States and other under the Soviet Union. After Second World War, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार जो वर्ल्ड था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था. यानी 2 मेन पावर आ चुकी थी, सुपर पावर थी, एक तो यूएस और एक यूएसएसआर. तो कहीं ना कहीं जो अदर कंट्रीज थी वो अपने कंट्री में शांति बनाए रखने के लिए, अपने को सेफ रखने के लिए दोनों में से किसी भी एक मिलिट्री अलायंस में जुड़ जाती थी. बट अब इंडिया को भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपनाना था, तो इंडिया ने दोनों में से किसी भी कंट्री की मिलिट्री अलायंस में नहीं जुड़ी. द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट. द कोल्ड वार एरा मार्क द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन एट द ग्लोबल लेवल between the 2 blocks led by the superpowers, the USA and the USSR. And along with this, in other prevailing world politics, India leadership was in the direction to pursue its national interests with this international context. लेकिन जो इंडिया था वो दोनों में से भी किसी पावर को, जैसे मैंने बताया, नहीं जुड़ा, बिकॉज कहीं ना कहीं जब हम किसी एक भी पावर में जुड़ जाते तो हम उसकी एक आइडियोलॉजी को फॉलो करना पड़ता. और इस रीजन से इंडिया ने दोनों ही ब्लॉक्स में ना जुड़ने का फैसला लिया. नेहरू फॉरेन पॉलिसी. नेहरू एक्सरसाइज फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम 1946 टू 1964. जैसा हम जानते हैं कि हमारे फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नेहरू जी थे, और साथ ही वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी थे. और इसका रीज़न ये था बिकॉज जो हमारी इंडिया है उसको बड़ी ही मुश्किल से आज़ादी मिली थी, और कहीं ना कहीं एक कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो उस कंट्री पर बहुत प्रभाव डालती है. अगर उनका डिसीजन सही नहीं लिया गया तो इंडिया की जो सॉवरेनिटी थी, जो इंडिपेंडेंस थी, वो फिर से कहीं ना कहीं खत्म होने का खतरा रहता. सो द 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरू पॉलिसी वर: नंबर 1, टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न सॉवरेनिटी. जो हमारी इतनी मुश्किल से मिली आज़ादी थी उसको हम खोना नहीं चाहते थे, एंड टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. और आफ्टर इंडिपेंडेंस जैसे हमारा जो इंडिया था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था, और फिर से कहीं वो कई टुकड़ों में ना डिवाइड हो जाए, इसके लिए नेहरू जी ने भी फॉरेन मिनिस्ट्रीशिप को अपनाया और अपनी पॉलिसीज को यूज करा. द टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि इंडिया को डेवलप करने के लिए इसका रैपिड डेवलपमेंट चाहिए था, बिकॉज हमारे इंडिया में काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी, बेरोजगारी थी, गरीबी थी, और जो एक कंट्री सोने की चिड़िया कहा जाता था वो आज बड़ी ही मुश्किलों को, बड़ी ही प्रॉब्लम्स को फेस करा था. तो इसको कहीं ना कहीं इंडिया के डेवलपमेंट, रैपिड डेवलप, जल्दी उसके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छी पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता. डिस्पाइट द फैक्ट दैट मैनी लीडर्स फ्रॉम इंडिया वांटेड इंडिया टू फॉलो प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी, एंड नेहरू विश टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी थ्रू द स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट. जितने भी इंडियाज के जो लीडर थे वो चाहते थे कि इंडिया यूएस की फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करे, बट नेहरू जी
का सपना था। वो चाहते थे इंडिया किसी भी फॉरेन पॉलिसी को फॉलो ना करे, वो अपनी ही पॉलिसी बनाए। इसके लिए इंडिया दोनों में से यूएसए और यूएसआर दोनों ही कंट्री के मिलिट्री अलायंस में नहीं जुड़ा और उसने नैम को अपनाया, यानी किसी भी अलायंस में ना जुड़ने का फैसला लिया। एंड डिस्टेंट फ्रॉम टू कैंप्स, India wanted to keep away from the military alliance led by the US and Soviet Union against each other. The US was not happy about India's independent initiative, the policy of non-alignment. India दोनों में से, जैसे मैंने बताया, दोनों ही अलायंस से नहीं जुड़ा और इसके रीजन से जो यूएस से था वो कहीं ना कहीं इंडिया से नाराज रहा था कि जो उसकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी थी उससे वो नाराज था। एंड ड्यूरिंग 1950 इंडिया टुक एन इंडिपेंडेंट स्टैंड एंड ऑन वेरियस इंटरनेशनल इशूज एंड कुड गेट एड असिस्टेंस फ्रॉम मेंबर्स ऑफ बोथ पावर ब्लॉक्स। 1950 के टाइम में जो इंडिया था वो इंटरनेशनल उस पे अपनी जो भावनाएं थी, जो अपनी सोच की, उसको इंडिपेंडेंटली शो करता था। लेकिन इस टाइम में काफ़ी सारे ऐसे रीजंस हुए, जैसे यूएसए का हंगरी पे अटैक एंड अदर कंट्री का, लेकिन इंडिया ने उसके बारे में कोई भी थिंकिंग अपनी शो नहीं करी। इंडियाज इंडिपेंडेंट स्टैंड, हर ग्रोइंग रिलेशन विद यूएसआर हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ यूएसए। इंडिया के जो इंडिपेंडेंट स्टैंड था और उसके बढ़ते हुए जो रिलेशन थे यूएसएसआर थे, वो कहीं ना कहीं यूएसए को काफ़ी हर्ट कर रहे थे कि जो वो उसका मानना था कि इंडिया धीरे धीरे यूएसएसआर का फ्रेंड बनता जा रहा है। देयरफॉर देयर वाज अ कंसिडरेशन यूनिस इंडो यूएस रिलेशन ड्यूरिंग द 1950 और इसी रीज़न से 1950 में काफ़ी जो यूएसए से इंडो के रिलेशन थे वो काफ़ी कहते ख़राब हो रहे थे, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी थी। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अदर टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।